अब आज देखते हैं हम नियोनेटल में कोज जितने भी होते हैं भाई हाइपर बिलीरुबिनीमिया के नियोनेटल में जो कोज होंगे हाइपर बिलीरुबिनीमिया, मतलब हाइपर मतलब ज़्यादा है, बिलीरुबिन को क्या ज़्यादा है, बिलीरुबिन किसके अंदर ज़्यादा है, इनीमिया मतलब ब्लड के अंदर, मीनिया मतलब ब्लड के अंदर। तो ये सारे के सारे आपका कोज देखेंगे भाई जो कोज है हाइपर बिलीरुबिनीमिया के। तो सबसे पहले आता है एक मोटी मोटी चीज़ देख लेते हैं आप कि जैसे एक तो होता अपना क्या फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है ना, और एक होता अपना पैथोलॉजिकल, कोई पैथोलॉजी कंडीशन है, कोई पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है, ठीक है, बच्चे के अंदर। तो ये क्या क्या होते हैं भाई, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है ना, वो हम एक आगे सारा पढ़ेंगे, पहले इनको थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होना जो वो कभी भी अपीयर नहीं होगा, नेवर अपीयर इन फर्स्ट, पहले के जो 24 घंटे हैं नॉर्मली जॉन्डिस कभी नहीं होगा, पीलिया कभी नहीं होगा बच्चे में पहले 24 घंटे के अंदर अंदर पैदा होने के, है ना। और ये पैथोलॉजिकल अगर कोई कंडीशन है, कोई डिजीज़ है बिहाइंड, तो उसके अंदर ये अपीयर हो जाता है, उसको अगर 24 घंटे के अंदर अंदर अपीयर होगा तो मेनली वो पैथोलॉजिकल कंडीशन है, कोई ना कोई डिजीज़ है। अगला फिजियोलॉजिकल में क्या है कि ये ऑलवेज क्या होता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो होता है ना वो इसमें बढ़ता है ऑलवेज, ठीक है। मगर पैथोलॉजिकल में ऐसा नहीं है भाई, दोनों बढ़ सकते हैं, कोसा भी बढ़ सकता है भाई, वो डिजीज़ के ऊपर है भाई, प्री कोई ऑब्स्ट्रक्टिव कोज है, प्री हिपैटिक कोई आरबीसीज का ब्रेकडाउन ज़्यादा या हिपैटिक कोज है, तो इसमें कोई भी हो सकता है, ठीक है। अगला फिजियोलॉजिकल के बाद है, जैसे ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो होगा ना वो कभी भी पाम एंड सोल पे जॉन्डिस नहीं होगा, मतलब जॉन्डिस में क्या होगा कि मतलब येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन को बोलते हैं भाई जॉन्डिस। पीलिया किसको बोलते हैं भाई, पीली कलर की स्किन होगी तो वो पीलिया, तो जॉन्डिस होता है कि भाई येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, और किसकी वजह से, बिलीरुबिन की वजह से। तो ये कभी भी सोल और पाम को, अपनी हथेली को और सोल को कभी भी इन्वॉल्व नहीं करेगा, ठीक है, ये कभी भी इन्वॉल्व नहीं करेगा। मगर पैथोलॉजिकल में भाई जॉन्डिस बढ़ता जाएगा तो अपना इन्वॉल्व हो जाएगा। अगला ये नोट रिमेन, अगर जॉन्डिस होगा जो फिजियोलॉजिकल है वो नोट रिमेन मोर देन कितने 2 वीक्स, अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा तक नहीं रहेगा, किसमें, टर्म में, अगर बच्चा टर्म डिलीवरी है, और 3 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रहेगा अगर बच्चा प्री टर्म हो रखा उसमें, और ये 3 हफ्ते तक से ज़्यादा रहेगा, ये पैथोलॉजिकल होगा, ठीक है। अब जॉन्डिस, 2 जॉन्डिस में और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं आप, कौन से कोज अपने, ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस और ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस की, मिल्क की वजह से, ब्रेस्ट के मिल्क की वजह से, और अगर हम फीडिंग मतलब अगर उसको फीड अच्छे से नहीं कर पा रहे, मिल्क जॉन्डिस। तो ब्रेस्ट मिल्क और ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस में भाई क्या फ़र्क है वो देखते हैं अपन। तो ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस में तो क्या है कि भाई फीडिंग डिक्रीज होगी, क्या होगी, फीडिंग ढंग से फीड नहीं कर पा रहे भाई, जितना टाइम, जितना बार बार बच्चे को पिलाना है, लैक्टेशन करवाना है, उतना लैक्टेशन नहीं करवा पा रहे, तो डिक्रीज फीडिंग होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, डिहाइड्रेशन कम हो जाएगी। डिहाइड्रेशन हो गई तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो गई तो ब्लड में वॉल्यूम कम होगा और वाटर कंटेंट कम होगा, अगर वाटर कंटेंट होगा तो कम होगा तो रिलेटिवली क्या होगा, रिलेटिव क्या होगा, पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा, ठीक है। मतलब आरबीसी का नंबर रिलेटिवली बढ़ जाएगा, क्योंकि एक तो 1 लीटर में 10 आरबीसी थे, अब वो 1 लीटर की जगह 5 लीटर होगा, 5 लीटर में 2 आरबीसी, मतलब 3 आरबीसी हैं, मतलब आरबीसी तो कम नहीं हुए, वो पहला 10 लीटर में थे, बाद में 8 लीटर में हो गया, 6 लीटर में हो गए, तो एज कम्पेयर टू रिलेटिवली मतलब वॉल्यूम कम हो गया, जिसकी वजह से आरबीसी का नंबर बढ़ गया, रिलेटिवली पॉलीसाइथीमिया होगा, ठीक है। और जिसकी वजह से फिर क्या होगा, रिलेटिवली वही बिलीरुबिन बढ़ जाएगा, बिलीरुबिन बढ़ जाएगा तो भाई क्या होगा, जॉन्डिस देखने को मिलेगा। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या होगा, इसमें कहोगे बच्चे ने कि मम्मी ने कि बार बार फ्रीक्वेंटली ब्रेस्ट फीड करो, क्या करो, फ्रीक्वेंटली ब्रेस्ट फीड, बार भाई दूध पिलाओ उसको, ठीक है, बार बार ब्रेस्ट फीडिंग करो। इसमें क्या होता है भाई, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, भाई ब्रेस्ट मिल्क की वजह से, तो ब्रेस्ट मिल्क है ना उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जैसे प्रेग्निडिनोल और कुछ फैटी एसिड्स, फ्री फैटी एसिड,
तो ये क्या होते हैं कि ये इंटरफेयर करते हैं, क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं किसमें, कॉन्जुगेशन ऑफ बिलीरुबिन, कॉन्जुगेशन ऑफ बिलीरुबिन, बिलीरुबिन का कॉन्जुगेशन नहीं करवाने देते ढंग से, तो जिसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ जाएगा, तो क्या देखने को मिलेगा भाई आपने, फिर जॉन्डिस देखने को मिलेगा। तो इसमें भी क्या है, ट्रीटमेंट कुछ नहीं है इसका, वही ब्रेस्ट फीड को कंटिन्यू करते रहो आप और मॉनिटर करते रहो, अपने आप लिए कंजर्वेटिवली ठीक हो जाएगा। तो ये हो गया अपने 2 कोज ऑफ जॉन्डिस के, दूसरे कौन से, ब्रेस्ट फीडिंग और ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। अब देखते हैं आप कुछ कंडीशंस, जैसे हम पढ़ चुके हैं भाई, ये हमारा लीवर है, लीवर के अंदर अपना ये हिपेटोसाइट है, ये अपना हिपेटोसाइट है। इस हिपेटोसाइट के अंदर क्या होता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट होता है ना, किसकी हेल्प से, UDGP ट्रांसफरेज की वजह से, है ना, ठीक है। तो UDP-GT यो जो अपना ट्रांसफरेज है, यो एंजाइम की वजह से यो चेंज होता है, और फिर उसके बाद ये जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है, ये अपना क्या है, ये चैनल है, कौन सा, MRP, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस पेप्टाइड, इससे होता हुआ इसके थ्रू बाहर निकल जाता है। तो अब चीज़ देख लेते हैं भाई, जैसे UDP-GT है ना, ये अपना एंजाइम UDP-GT, यूरोडिनाइल UDGP ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज, UDGPT जो एंजाइम है उसमें कुछ दिक्कत देख लेते हैं आप। तो सबसे पहली दिक्कत क्या है कि भाई उसकी नॉर्मली जो होती है बर्थ के टाइम लो एक्टिविटी होती है नॉर्मली, तो कम एक्टिव है, मैच्योर कम है, क्या है, इमेच्योर है, पूरा मैच्योर नहीं हुआ ये एंजाइम। तो जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता अपने यहाँ पे देखने को मिलता अपने फिजियोलॉजिकल नियोनेट जॉन्डिस। इसकी वजह से जो फिजियोलॉजिकल हर बच्चे में, मेनली बच्चों में क्या देखने को मिलता है, वो जो जॉन्डिस देखने को मिलता है बर्थ के बाद, वो इसकी वजह से देखने को मिलता है भाई अपना एंजाइम अभी क्या है, कंप्लीटली मैच्योर नहीं हुआ है। तो मैच्योर नहीं हुआ तो फिर यहाँ पे क्या बढ़ेगा, अगर ये एंजाइम ढंग से नहीं है तो वही कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज कॉन्जुगेटेड। तो हमेशा एक प्रेगनेंसी का जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस आपने पढ़ा था, ऑलवेज अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है, ऑलवेज, ना कि कॉन्जुगेटेड। तो इसलिए फिजियोलॉजिकल में एवरी टाइम कौन सा, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ही बढ़ेगा, कॉन्जुगेटेड नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कॉन्जुगेटेड जब बढ़ेगा जब भाई वो कन्वर्ट हो पाएगा। अब वो अपने पास UDP-GT ही एंजाइम कम है, तो वो कॉन्जुगेट कैसे कर पाएगा, तो ये अनकॉन्जुगेटेड बढ़ेगा। तो अनकॉन्जुगेटेड क्या होता है, लिपिड सोल्यूबल, और कॉन्जुगेटेड क्या होता है, वाटर सोल्यूबल, जिससे वो किडनी से बाहर निकलता रहता है। अब ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ता जाता है, और अगर ये 15 से ज़्यादा हो गया तो ये फिर ब्रेन में, जैसे लिपिड सोल्यूबल है तो ब्लड ब्रेन बैरियर में क्रॉस कर देगा, ब्लड ब्रेन बैरियर में क्रॉस कर देगा तो ब्रेन में चला जाएगा, और ब्रेन में जाके ये डिपॉजिट होगा कहाँ पे, बेसल गैंग्लिया में, बेसल गैंग्लिया में जाके डिपॉजिट हो जाएगा। और इस डिपोजिशन ऑफ इन बेसल गैंग्लिया वो बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं इसको, कर्निक टेरस। अब इसमें वही भाई कर्निक टेरस में भाई जो बेसल गैंग्लिया के जैसे ट्रमर्स वगैरह होंगे, ठीक है, और भाई जो बेसल गैंग्लिया के फंक्शन है वो ढंग से नहीं हो पाएंगे भाई, इरिटेबिलिटी होगी, मतलब जो भाई होते हैं वो इसमें देखने को मिलेंगे अपन, ठीक है, इसको बोलेंगे अपन कर्निक टेरस। अब आ गया इसके कोजेस क्या भाई, क्यों फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, क्या कोज है। एक तो सबसे पहला अपन देख के लिया भाई, इमेच्योर है अपना, इमेच्योर है क्या अपना UDP-GT एंजाइम, इसकी वजह से। दूसरा, जो बच्चे का हीमोग्लोबिन लेवल है वो क्या होता है, ज़्यादा है, हाइयर है, इसलिए वो ज़्यादा बिलीरुबिन में टूटेगा, मगर इमेच्योर है अपना तो ज़्यादा कन्वर्ट नहीं कर पाओगा, तो इसकी वजह से। अगला, बच्चे की जो RBC, उसकी RBC की क्या है, शॉर्ट RBC लाइफ स्पैन, मतलब उसका जीवन काल नॉर्मली 180 दिन जीता है अपना, और इसमें 90 दिन तक जीता है, मतलब एक एवरेज 90 दिन तक जीता, मतलब लाइफ साइकिल कम होगी, तो जल्दी RBC टूटेगा, तो बिलीरुबिन ज़्यादा बनेगा। तो ये कुछ चीज़ें। और एक अपना क्या है भाई, जो हमने पढ़ी थी क्या, एंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन, वो बच्चे के अंदर क्या होगा, तेज़ होगा। अब वो एंट्रोपैटिक सर्कुलेशन ज़्यादा होगा तो वही फिर गट से ज़्यादा रिएब्जॉर्ब होगा, जल्दी उसमें जाएगा ब्लड में, तो इसकी वजह से भी बढ़ेगा। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या भाई, आगे हम देखेंगे ट्रीटमेंट वैसे तो अच्छी तरीके से, मगर मेनली आप इसमें जो फर्स्ट ट्रीटमेंट देते हैं वो देते हैं फोटोथेरेपी, ठीक है भाई।
लाइट में रखेंगे उसको, और वो फिर इस अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कंजुगेटेड में कन्वर्ट कर देगा, और फिर वो जिसको क्या बोलते हैं आप आइसोमेराइजेशन, और वो उसके बाद वाटर सोल्यूबल हो जाएगा, किडनी से निकल जाएगा, मगर एक्सक्रीशन से निकल जाएगा, वो आप बाद में देखें। तो एक कोज होगा अपना फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का। दूसरा हुआ कि भाई ये जो अपन एंजाइम देखा था यहाँ तो लो एक्टिविटी है, अब इसका एक ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन पढ़ते हैं आप, जिसमें इसका लेवल ही कम है, अमाउंट ही कम है, जितना नॉर्मली होता है उससे कम लेवल है किसका, UDPGT एंजाइम का। तो इसका लेवल ही अमाउंट ही कम है, इसको क्या बोलते हैं आप, इसको बोलते हैं आप गिलबर्ट सिंड्रोम। गिलबर्ट सिंड्रोम में फिजियोलॉजी से क्या होगा, उसमें इमेच्योर है, इसमें थोड़ा कम ही लेवल ही कम है अपने एंजाइम का, जिसकी वजह से सेम क्या बढ़ेगा, अनकॉन्जुगेटेड बढ़ेगा। तो नॉर्मली तो क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है, क्योंकि भाई नॉर्मली एसिम्प्टोमेटिक होगा, नॉर्मल कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना कोई जॉन्डिस दिखेगा ना कुछ दिखेगा, क्योंकि इतना लेवल होता है कि भाई नॉर्मली जो बिलीरुबिन हो रखा है उसको कन्वर्ट करता रहता है। मगर एक कदम जैसे बहुत ज़्यादा, जैसे 20 एंजाइम है नॉर्मल पर्सन में, मगर इस गिलबर्ट में क्या है 15 एंजाइम है, और गिलबर्ट में और नॉर्मली पेशेंट में इतने होते हैं। जब नॉर्मल लाइफ चल रही है तो उसके दौरान मान ले 8 या मान लेते हैं 10 एंजाइम काम कर रहे हैं और 10 एंजाइम खाली पड़े हैं, क्योंकि इतने ही की जरूरत है, इतने ही जो अपने में कन्वर्ट कर देते हैं आराम से, जितना बन रहा अपना अनकॉन्जुगेटेड में कॉन्जुगेटेड में, और यहाँ पे भी भाई 10 प्रेजेंट है तो आराम से कर देते हैं। मगर कोई कंडीशन आ गई, कौन कौन सी कंडीशन देखते हैं जैसे, तो इसलिए इस कंडीशन में तो गिलबर्ट क्या होगा, एसिम्प्टोमेटिक होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आ रखी उसके। मगर कोई जैसे कंडीशन, कौन कौन सी कंडीशन, जैसे कोई भी स्ट्रेस की कंडीशन आ जाती है, जैसे इलनेस हो गई, कोई भी इन्फेक्शन वगैरह की वजह से बीमार, फास्टिंग होगी, भूखा होगा, डिहाइड्रेशन होगी, ठीक है, या कोई सर्जरी करवाई है, तो इन कंडीशन में क्या होगा कि भाई बिलीरुबिन ज़्यादा बनेगा, बिलीरुबिन मान ले आरबीसी का ब्रेकडाउन ज़्यादा हो रखा, बिलीरुबिन ज़्यादा बनेगा, तो बिलीरुबिन ज़्यादा बनेगा तो यहाँ पे 20 एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे और उसको कंपनसेट कर लेंगे, उसको कन्वर्ट करते जाएंगे। मगर यहाँ पे तो 20 है नहीं, तो 15 है, तो इसकी वजह से जल्दी सैचुरेशन आ जाएगा, तो यहाँ पापा ने क्या देखने को मिलेगा, जॉन्डिस देखने को मिलेगा। ठीक है, इन कंडीशन के आपने जॉन्डिस देखने को मिला, किस कंडीशन में, जब गिलबर्ट सिंड्रोम का पेशेंट जो होगा स्ट्रेस में, फास्टिंग में, डिहाइड्रेशन या सर्जरी में। ठीक है, वैसे नॉर्मली एसिम्प्टोमेटिक होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इनमें ट्रीटमेंट क्या है, इसमें देते हैं आप क्या है, एक एंजाइम इंड्यूसर, जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाता है, इंड्यूस करता है, इंड्यूसर देते हैं इसको। तो एंजाइम इंड्यूसर क्या नाम है उसका है फिनोबार्बिटोन्स, फिनोबार्बिचुरेट्स वगैरह जो है वो एंजाइम इंड्यूसर होते हैं, तो वो देंगे आप यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर तो इसका लेवल कम था, अब एक कंडीशन देखते हैं वहाँ पे ये एंजाइम अब्सेंट ही है, अब्सेंस है इसकी, है ही नहीं, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं आप, इस कंडीशन को बोलते हैं क्लीगर-नादर सिंड्रोम। ठीक है, यहाँ पे ये एंजाइम ही अब्सेंट है, तो ये तो अब क्या होगा, ये तो हमेशा क्या देखने को मिलेगा, अपने जॉन्डिस में देखने को मिलेगा ये पेशेंट। इसमें क्या बढ़ा हुआ मिलेगा भाई, अनकॉन्जुगेटेड बढ़ा हुआ मिलेगा, नॉर्मल है, कॉन्जुगेशन तो हो नहीं पा रहा है, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन यहाँ बढ़ा मिलेगा, पैथोलॉजिकल वो क्या नाम है, जॉन्डिस देखने को मिलेगा अपने। और ये फिर अनकॉन्जुगेटेड है, तो यह क्या होगा, ये डिपॉजिट होगा जाकर ब्रेन में, तो यहाँ पे आपने क्या देखने को मिलेगी, कनेक्टर्स देखने को मिलेगी भाई डेवलपमेंटल में डिले, माइलस्टोन डिले देखने को मिलेगा भाई, ट्रमर्स वगैरह देखने को मिलेगा भाई, मोरो रिफ्लेक्स एब्सेंट मिलेगा। तो ये चीज़ आगे देखें आप, कनेक्टर्स नहीं अच्छे से, तो ये देखने को जो बेसल गैंग्लिया की है भी सारी देखने को मिलेंगे, आगे देख लेंगे हम उसको, तो ये देखने को मिलेंगे अपन। अब इसका ट्रीटमेंट क्या देगा, वही फोटोथेरेपी, इनको भी आप आगे देख लेंगे एक बार ढंग से, अभी तो बस एक नॉर्मल देख लेते हैं आप, तो फोटोथेरेपी देंगे। ठीक है, आइसोमराइजेशन करवाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे सोल्यूबल बनेगा वो एक्सक्रीशन से निकल पाओगे। दूसरा एक्सचेंज करवाओगे उसका, इसका एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, तो ये होगा अपना क्लीगर-नादर सिंड्रोम। अब आ गया अपना अगला लास्ट डिफेक्ट बच्चे में, जैसे इसी में डिफेक्ट है किसमें, अपने इसमें एंजाइम में जो चैनल है, एंजाइम नहीं चैनल जो है, जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को बाहर निकालता है, उसमें दिक्कत आ गई, उसमें कोई दिक्कत है, तो इसको बोलते हैं आप क्या, डुबिन जॉनसन डुबिन जॉनसन सिंड्रोम। ठीक है, कि भाई यहाँ पे एंजाइम में कोई दिक्कत नहीं है अपने में, वो आराम से अनकॉन्जुगेट को कॉन्जुगेट में कन्वर्ट कर रहा है, कॉन्जुगेशन कर रहा है, मगर जो
चैनल है जिसके थ्रू ये कॉन्जुगेटेड बाहर निकलता है हेपेटोसाइट से, वही डैमेज है, उसमें कोई दिक्कत है, जिसकी वजह से जिस सिंड्रोम का बोलेंगे आप डुबिन जॉनसन सिंड्रोम। इसकी वजह से क्या क्या देखने को मिलेगा, सारे के सारे आपने कौन से फीचर देखने को मिलेंगे, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस वाले, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस वाले। मगर यहाँ पे क्या होगा भाई, अल्कलाइन फोस्फेट या तेरा गामा ग्लूटामाइट ट्रांसफेज क्या देखने को मिलेगा, नॉर्मल देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई बिलियरी ट्री में डिफेक्ट नहीं है, बिलियरी ट्री में कोई डिफेक्ट नहीं है, वहाँ के टिश्यू आराम से नॉर्मल है, सेल्स नॉर्मल है, जिसकी वजह से वहाँ के जो मार्कर्स हैं वे नॉर्मल होंगे, अपने ब्लड लेवल उनका बढ़ेगा नहीं ब्लड में। तो अगर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस मतलब यहाँ पे इंक्रीज होगा क्या, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा। मगर जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के में क्या देखने को मिलता है, आपने क्या देखने को मिलता है, प्यूराइटिस। प्यूराइटिस मतलब खुजली होगी भाई पूरी बॉडी पे, किसकी वजह से होती है प्यूराइटिस ऑब्स्ट्रक्शन में, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में, वो होती है बाइल साल्ट की वजह से। तो हमने पता है भाई बाइल जूस में क्या क्या होता है, बाइल साल्ट भी होता है, तो बाइल साल्ट जो होता है ना वो इरिटेशन कोज करता है, वो डिपोजिशन हो जाता है उसका जाकर अपनी स्किन में, तो स्किन में डिपोजिट हो जाता है, तो वो इरिटेट करता है, वहाँ पे प्यूराइटिस कोज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर खुजली होती है। तो अब ये तो कब देखने को मिलेगा, मान लीजिए अपना है बिलियरी ट्री, अब इस बिलियरी ट्री में यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो इसकी वजह से पूरा का पूरा बाइल जो है वो बैक फ्लो होकर पूरा का पूरा ब्लड में जा रहा है और बढ़ रहा है उसका लेवल, तो इस कंडीशन में बिलिरुबिन भी बढ़ रहा है। मगर बिलिरुबिन तो आराम से निकल कर बॉडी में बाहर आ रखा है, मतलब डुडिनम तक पहुंच रहा है आराम से, बाइल जूस में आराम से निकल रहा है, किस कंडीशन में, डुबिन जॉनसन सिंड्रोम में। वो तो सिर्फ किसका चैनल का डिफेक्ट है, किस चैनल का, सिर्फ अपना कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का। तो और क्या नाम है, अपने बाइल में किससे की डेफिशिएंसी नहीं आओगी, आराम से जो बाइल होगा वो डुडिनम तक जाएगा, जिसमें सिर्फ क्या एब्सेंट होगा, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एब्सेंट होगा, बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, बाइल साल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड सब होंगे, तो जिसकी वजह से प्यूराइटिस वगैरह नहीं होगा। और कोई भी कोज होता है जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस करता है, बिल्कुल ब्लॉक करवाता है, उन सब में क्या देखने को मिलता है, अपने प्यूराइटिस खास देखने को मिलती है, किसकी वजह से, बाइल साल्ट की वजह से खुजली देखने को मिलेगी अपन, ठीक है, मगर यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। अब और दूसरा क्या देखने को मिलेगा अपन ने, मस्टर्ड, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मस्टर्ड येलो यूरिन देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ जाएगा किसके अंदर, ब्लड के अंदर, तो वो तेरा एक्सक्रीट होगा और वो क्या कलर शो करेगा, अपना मस्टर्ड कलर का यूरिन शो करेगा। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या है, इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, इससे एक है BSP टेस्ट, ये एक डाई टाइप का है, क्या इसको, इसका फुल फॉर्म क्या है, ब्रोम सल्फेलिन टेस्ट है। तो ये हम क्या करेंगे, इसको हम पेशेंट को देंगे, और ये फिर क्या होता है, ये भी उसी चैनल से निकलता है, उनसे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस पेप्टाइड से निकल के अपने बाइल में मिलकर अपने ड्यूडेनम तक जाता है। अब इस चैनल में डिफेक्ट है तो ये भी क्रॉस नहीं कर पाएगा, ये किस में नहीं आ पाएगा, ड्यूडेनम में नहीं आ पाएगा, तो आप अपने पता लगा लेंगे क्या आ गया कि भाई इसमें किसकी डिफेक्ट है, अपने इस चैनल की डिफेक्ट है, मल्टी रेजिस्टेंट पेप्टाइड वाले की, ठीक है। तो ये अपने हो गए भाई मेन अपने डुबिन जॉनसन, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, गिलबर्ट सिंड्रोम और क्लिनिकल नाकर सिंड्रोम। अब हम देखते हैं भाई बच्चों में जॉन्डिस का एक अंदाजिगन पता लगाते हैं भाई कितने लेवल का, कितना लेवल होगा लगभग जॉन्डिस का, तो उसके लिए मतलब कितना अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन प्रेजेंट है, उसके लिए एक अंदाजिगन स्कोर से पता लगाते हैं। तो एक रूल होता है, कौन सा, मोडिफाइड कर्मर्स रूल। तो ये क्या कहता है, जैसे ये इन्फेंट है भाई, ठीक है, ठीक है, तो ये इन्फेंट है, ये इसका भाई हेड है, हेड और फेस, ये इसके ट्रंक है, तो अब देखते हैं, जैसे सबसे पहला जॉन्डिस कैसे होता है, जॉन्डिस होता है भाई जॉन्डिस क्या होता है, येलोइश ऑफ अपनी स्किन को जॉन्डिस बोलते हैं। अब जॉन्डिस कैसे होता है, अपने चेहरे से स्टार्ट होता है और पैर की तरफ जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं, सिफेलोकोडल, ऊपर से लेकर कोडल अपने लिए, अपने नीचे के लिए यूज होता है, और सिफेलो मतलब फेस, कोडल मतलब अपना नीचे वाला कोडल पार्ट, तो सिफेलोकोडल प्रोग्रेशन होती है भाई, ऊपर से लेकर नीचे तक जाता है, ठीक है, जैसे जैसे जॉन्डिस बढ़ता रहता है, तो सिफेलोकोडल प्रोग्रेशन। तो अगर फेस इन्वॉल्व है तो इसका मतलब है ओनली फेस पे है, तो इसका मतलब 4 से लेकर 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का है क्या, बिलिरुबिन का लेवल। नॉर्मल बिलिरुबिन का लेवल कितना होता है, लगभग अपना 1 mg ही होता है, कितना होता है, 1 mg पर डेसीलीटर, ठीक है, तो ये अपना नॉर्मल होता है उसका नॉर्मल लेवल, ठीक। अब इससे बढ़ रहा है तो उसको आप जॉन्डिस बोलते हैं। तो
जॉन्डिस फेस पे कितना, अगर 4 से 6 है तो फेस पे है जॉन्डिस। अगर इससे बढ़ेगा तो फिर इन्वॉल्व क्या करेगा, वो फिर इन्वॉल्व करेगा अपना ट्रंक को, ठीक है, ट्रंक को इन्वॉल्व कर लेगा भाई, ट्रंक को, अपने चेस्ट वगैरह को, इसको इन्वॉल्व। अगर इस एरिया पर अपन ने जॉन्डिस दिख रहा है तो इस जॉन्डिस अगर यहाँ तक दिख रहा अपन ने चेस्ट पे एंड एब्डोमेन पे, अपर एब्डोमेन, तो लगभग कितना लेवल होगा, 6 से लेकर 8 mg पर डेसीलीटर तक, ठीक है। अगर अपना नीचे वाला एब्डोमेन और थाई, बच्चे की येलोइश डिस्कलरेशन हो रखी है वहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे, लोअर एब्डोमेन एंड थाई, ये इन्वॉल्व है, तो लगभग कितना बिलीरुबिन का लेवल है, जब है 18 से लेकर 12 mg पर डेसीलीटर तक, ठीक है। अगर हैंड का इन्वॉल्वमेंट है ना, हैंड का इन्वॉल्वमेंट है, अपने आर्म फोर आर्म का इन्वॉल्वमेंट है, और अपने किसका लेग का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, लेग का और आर्म फोर आर्म का इन्वॉल्वमेंट है, तो जब अपना बिलीरुबिन का लेवल है कितना, आर्म्स एंड किसका लेग का 12 से लेकर 14 mg पर डेसीलीटर तक, है ना। अगर सोल एट सबसे आखिरी में क्या इन्वॉल्व होंगी, सोल्स भी इन्वॉल्व हो गए, और अपने पाम भी इन्वॉल्व हो गए, सोल्स और पाम सबसे आखिरी में इन्वॉल्व होंगे। तो अगर ये इन्वॉल्व हो गए क्या, सोल एंड पाल्म, तो 15 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा बिलीरुबिन है। तो जैसे बच्चे के अंदर अपन ने क्या देखने को मिलेगी, एक्यूट बिलीरुबिन बढ़ेगा तो बिलीरुबिन एनसेफेलोपैथी, पूरे के पूरा ब्रेन डैमेज होगा अपना, तो एनसेफेलोपैथी देखने को मिलेगी। बिलीरुबिन एक्यूट और क्रोनिक बाद में ज़्यादा लंबे समय तक रह गई तो अपन ने क्रोनिक वही बिलीरुबिन एनसेफेलोपैथी देखने को मिलेगी। अब क्रोनिक में एक कदम होया तो उसमें क्या क्या फीचर देखने को मिलेंगे, बच्चे के अंदर फीवर देखने को मिलेगा, इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी, एक मोरो रिफ्लेक्स होता है जो आप पढ़ेंगे उस वो खत्म दिखेगा अपन, लॉस ऑफ मोरो रिफ्लेक्स बच्चे के अंदर होता है कि मोरो रिफ्लेक्स वो नहीं देखा, पुअर फीडिंग, ठीक है, और सीजर्स देखने को मिल सकते हैं। भाई एडवांस हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो हाइपरटोनिया, मसल टोन्स बढ़ जाएंगे, हाइपरटोनिक हो जाएगी, या क्या कौन सा पोस्चर, ओपेस्थेटोनिक पोस्चरिंग देखने को मिलेगी, और कोमा में जा सकता है बच्चा, डेथ हो सकती है ना। अब ये क्रोनिक में रहेगी लंबे समय तक तो सेंसरी न्यूरिंग हीरिंग लॉस देखने को मिल सकता है, क्या देखने को मिल सका अपन ने, मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिल सकती है, भाई मेंटली अनस्टेबल होगा बच्चा, है ना, तो ये से देखने को मिल सकती है अपन। अब आगे देखते हैं आप कि भाई इसका हो गया तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या देंगे आप, तो सारा ट्रीटमेंट देख लेते हैं। सबसे पहला फोटोथेरेपी देते हैं आप, ठीक है, फोटोथेरेपी देते हैं। अब इससे भी ठीक ना हो रखा जब आप एक्सचेंज करवाते हैं, ट्रांसफ्यूजन करते हैं भाई, ठीक है। अब इससे भी ठीक नहीं हो रखा तो ये दोनों तो एक साथ करते हैं आप, ये और कौन सा IV इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन्स के इंजेक्शन लगा देंगे। तो अब ये और बाद में लगा लिया अपन जैसे, तो सबसे पहला फोटोथेरेपी कब स्टार्ट कर देते हैं, जब टोटल बिलीरुबिन जो है वो मोर देन 20 mg है, जब वो इंडिकेटेड है क्या है कि फोटोथेरेपी करनी है अपन। फोटोथेरेपी में क्या होगा, फोटोथेरेपी में वही अनकॉन्जुगेटेड जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉन्जुगेटेड में। कैसे, मतलब वो आइसोमेराइजेशन करवा देगा, क्या होगा इसमें, आइसोमेराइजेशन उस कंपाउंड में करवा देगा जो अनकॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड में तो नहीं कराओगा, ये गलत हो गया। जैसे आइसोमेराइजेशन में कैसे क्या होगा कि मतलब एक जो स्ट्रक्चर है उसको अपना, जैसे बिलीरुबिन है जो अनकॉन्जुगेटेड है, क्या वो वाटर इनसोल्यूबल है, उसमें आइसोमेराइजेशन करवाया, चेंज इन स्ट्रक्चर भाई, तो आइसोमेराइजेशन करवा कर उसको वाटर सोल्यूबल में एक ऐसा वो बना दिया जिससे वो वाटर सोल्यूबल है। अब वो
वाटर सोल्यूबल बनेगा तो वो आराम से क्या किडनी से एक्सक्रीट हो सकता है, ठीक है, मतलब एक पोलर कंपाउंड है, ठीक है। तो ये फोटोथेरेपी होगी। अब एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन का एक्सचेंज कब करवाएंगे आप कि भाई ये किस किस में, ये आप करवाएंगे जब टोटल बिलिरुबिन 25 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा है या इतना ज़्यादा नहीं है मगर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गई है बच्चे का, मेंटली प्रॉब्लम आ गई है, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है ना अपीयर। तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है या तो जब तो आपका वो डिपेंड नहीं कि भाई 25 होना जरूरी है, या फिर 25 तक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपका टोटल बिलिरुबिन 25 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, जब करेंगे आप एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। और IV इम्यूनोग्लोबिन आप जैसे जब इरिथ्रोब्लास्टिक फिटलिसिस है उसमें यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं आप, जैसे जो RBC है इथ्रोब्लास्टिक फिटलिसिस में क्या होता है, RBC में जैसे मेनली RH फैक्टर है, जैसे RH फैक्टर ले लिया, कोई भी जैसे कोज होगा जिसमें इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है। अब ये एंटीबॉडीज़ का बाइंड होगी RBC का, बाइंड होगी ना, ये एंटीबॉडी अपनी, ये अपना RBC है, इसका बाइंड हो गई, ये फिर इसको ले गई किस में, अपने रेटिकुलो एंडोथीलियम सिस्टम में, रेटिकुलो एंडोथीलियम सिस्टम में, ये जैसे मतलब स्प्लीन वगैरह में, लिम्फ नोड वगैरह में, तो वहाँ पे जाकर इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और जिसकी वजह से बिलिरुबिन बढ़ रहा है, RBC का लाइसिस हो रखा है, बिलिरुबिन बढ़ रहा है तो जॉन्डिस बढ़ रहा है। तो आपने क्या करा, इम्यूनोग्लोबिन दे दी बाहर से, क्या दे दी, बाहर से इम्यूनोग्लोबिन दे दी, और ये इम्यूनोग्लोबिन जाके किस में अटैच होगी, वहाँ उस साइट पर अटैच होगी, रेटिकुलो एंडोथेलियम जो सिस्टम है ना उसकी साइट पर अटैच होगी जहाँ पर ये नॉर्मल ये वाली अटैच होनी थी। ये अब इन वाली ने जो हमने बाहर से दी थी, IV दी थी, उनने ये जगह ऑक्यूपाइड कर ली। अब ये एंटीबॉडी जाकर अब यहाँ पे नहीं आ सकती और इसकी वजह से RBC का लाइसिस नहीं होगा, तो आपने इम्यूनोग्लोबिन दे सकते हैं फिर बाद में। अब फोटोथेरेपी के एडवर्स इफेक्ट क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, एक तो ये क्या करवाता है, ब्राउन्स बेबी सिंड्रोम, दूसरा डिहाइड्रेशन करवा देगा बच्चे में, अगला हाइपोकैलीमिया, ठीक है, अगला रेटिनल टॉक्सिसिटी, रेटिना पे डैमेज करवा देगा तो रेटिना के लिए टॉक्सिसिटी कोज कर सकता है रेटिना में, अगला गोनेडल के अपने गोनेड्स जो हैं उनमें टॉक्सिसिटी म्यूटेशन वगैरह कोज कर सकता है। तो ये उसके एडवर्स इफेक्ट हैं फोटोथेरेपी के।